कल का जो सेशन हुआ उस पे हम हमारा रिकैप ले लेते हैं, ठीक है? सो ठीक है। तो अब तक हमने क्या जाना, हम उस पर देखते हैं। ओके। फंक्शन, हाँ। अ, अगर सिंपल लैंग्वेज में हम कहें तो क्या है, फंक्शन इज लाइक अ मशीन। अगर हम थोड़ा आज थ्योरेटिकली जाए तो और भी बेस्ट होगा। फंक्शन क्या है? एक ब्लॉक है जो इनपुट लेता है एंड वो कुछ आउटपुट हमें रिटर्न करता है, उस पर कुछ प्रोसेस करके। ओके, वो है फंक्शन। तो फंक्शन के बारे में हमने कल और कई सारी चीज़ें जाने, हम वो एक सारी चीज़ें एक बाय करके हम जानते हैं, ठीक है? तो कल हमने जाना फंक्शन डिक्लेरेशन, हाउ टू यूज, और ठीक है, हाँ, कि फंक्शन की वजह से हमारा कोड क्या होता है, रिड्यूस हो जाता है। एक ब्लॉक को हम कई बार इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दो तरीके के फंक्शन हमने देखे, एक तो इनपुट प्रोसेस या आउटपुट, और दूसरा क्या रहता है, इनपुट उस पर प्रोसेस होता है, फिर वो आउटपुट बाहर की तरफ रिटर्न करता है फंक्शन ब्लॉक के बाहर, जैसे कि हमारा एडिशन वाला फंक्शन था, ठीक है? तो साथ ही साथ हमने जाना इसी के साथ कि फंक्शन कई सारे मल्टीपल इनपुट ले सकता है और उस पर प्रोसेस करके वो आउटपुट दे सकता है। फिर हमने कुछ फीचर्स जाने, जैसे कि फर्स्ट हमने जाना, जो मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, रिड्यूस रिपीटेटिव कोड, फंक्शन विल प्रोसेस वाया इनपुट एज वेल। फंक्शन दो तरीके के होते हैं। और कुछ हमने जाने बिल्ट इन फंक्शंस, जैसे कि अलर्ट और प्रॉम्प्ट। तो आज हम कुछ और चीज़ें जानने वाले हैं, तो वो आज हम स्टार्ट करेंगे। तो आज हम जानेंगे डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ एंड थ्री वेज टू डिफाइन फंक्शंस, प्योर वर्सेस इम्प्योर फंक्शंस। और अगर मैं से और भी ऐड करना चाहूँ तो प्रीबिल्ट, हाउ टू यूज, ओके, मैं पहले पुरानी स्क्रिप्ट में देखता हूँ तो वहाँ से मैं ऐड करता हूँ, फिर हम स्टार्ट करते हैं। ओके, यहाँ पे फंक्शंस होगा, ठीक है। हाँ, एरो फंक्शन भी है। ओके, ठीक है, ये चीज़ भी हम आज जानेंगे। ठीक है, देन स्टार्ट करते हैं विद डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़। अब डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ क्या है, उसके पहले हम एक सिचुएशन जानेंगे, फिर उसके बाद हम डिफ़ॉल्ट वैल्यू की तरफ बढ़ेंगे। तो सिंपल सा एक मैं फंक्शन बनाता हूँ। ओके, फंक्शन, और यहाँ पे लिखता हूँ मैं ग्रीटिंग, और यहाँ पे मैं कंसोल करता हूँ हेलो, और यहाँ पे होगा नेम, यहाँ से मैं लेता हूँ नेम, और यहाँ पे मैं फंक्शन जितनी बार भी चाहूँ उतनी बार मैं कॉल कर सकता हूँ। तो मैं लिखता हूँ अरबाज, महक, शाश्वत और हिना। अब देखते हैं कि फंक्शन का हमें क्या यहाँ पे आउटपुट मिलता है। तो यहाँ पे जितने बार हमने फंक्शन को कॉल किया विद वैल्यू, वो हमें नजर आया। लेकिन कुछ वक्त या कई बार ऐसे होता है कि हम जो है ना, आ, हम नहीं चाहते कि हम वैल्यू प्रोवाइड करें, एक बाय डिफॉल्ट एक वैल्यू सेट रहे, या फिर मान लेते हैं किसी ने इस फंक्शन को इस तरह से कॉल किया, ग्रीटिंग एंड नथिंग। अब इसकी वजह से यहाँ पे क्या नजर आएगा, हेलो अनडिफाइंड। तो क्या ये सही है? नहीं, क्योंकि कुछ ना कुछ वो वैल्यू देना चाहिए, क्योंकि हमें अनडिफाइंड हमारे यूजर्स को समझ नहीं आएगा।
अगर सपोज किसी ने नाम डाला नहीं इस फंक्शन में, तो हम कुछ और भी वैल्यू हम दिखा सकते हैं। तो यहाँ पे मैं नेम इक्वल्स टू, यानी कि एक मैं डिफॉल्ट वैल्यू सेट करता हूँ नेम को, और यहाँ पे लिखता हूँ एनोनिमस। अब देखते हैं, तो दिखा दिया यहाँ पे क्या है, हेलो एनोनिमस। तो जितनी बार मैं फंक्शन कॉल करता हूँ विदाउट एनी इनपुट, तो वहाँ पे क्या आएगा, जो भी हमने यहाँ पे डिफॉल्ट वैल्यू में सेट किया हुआ है। तो ये होता है डिफॉल्ट वैल्यू। तो इतना क्लियर है। हाँ, आसिम मयक ही है, एंड हिना भी आ गई है। आ, हिना, आपको समझ में आया जो क्या किया हमने अभी? आप शायद थोड़ा लेट ज्वाइन हुआ है। हेलो हिना एंड फैजान, कुछ तो कुछ करो जिससे समझ में आए। हेलो मयक, आपको ओके, ओके, ठीक है। अम, हम फिर से स्टार्ट करते हैं। तो हमने क्या किया, एक फंक्शन बनाया ग्रीटिंग, और वहाँ पे हमने नेम एज इनपुट लिया और कंसोल में हमने वो इनपुट डाल दिया, और उस फंक्शन को हमने मल्टीपल मल्टीपल टाइम कॉल किया। ठीक है। तो इस ग्रीटिंग फंक्शन को मैं जब भी कॉल करता हूँ तो मुझे उसकी वैल्यू यहाँ पे नजर आती है कंसोल में। ठीक है। इतना क्लियर है ना? ओके। अब क्या होता है कि मान लेते हैं मैं फंक्शन कॉल कर रहा हूँ, पर उसमें मैं कुछ पास नहीं कर रहा हूँ। ठीक है। तो इस दौरान क्या हो रहा है, मुझे अनडिफाइंड नजर आ रहा है, लेकिन मैं नहीं चाहता कि अनडिफाइंड आए। मैं चाहता हूँ कुछ तो प्री डिफॉल्ट, प्री बिल्ट, या फिर बाय डिफॉल्ट कुछ वैल्यू हो। तो बाय डिफॉल्ट वैल्यू को हम कैसे हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं? तो उसके लिए हमें क्या करना है, जो भी इनपुट होगा उसके आगे इक्वल साइन, और यहाँ पे हम एक बाय डिफॉल्ट एक वैल्यू स्टोर करेंगे। मैं यहाँ पे लिखता हूँ ट्रेनिंग। तो यहाँ पे दिखाई दिया हेलो ट्रेनिंग, यानी कि जब कोई भी नेम नहीं गया, यानी कोई इनपुट नहीं गया, तो उसने क्या किया, बाय डिफॉल्ट ट्रेनी को ले लिया। ठीक है। अगर मैं फैजान को नीचे कॉल करता हूँ यहाँ पे, तो यहाँ पे दिखाई दे रहा है अरबाज, महक, शाश्वत, हिना हो गए। पर जैसे ही इन तीन फंक्शन को मैंने कुछ पास नहीं किया, तो उसने क्या किया, बाय डिफॉल्ट ये वैल्यू ले ली, ट्रेनी 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 एंड फैजान। तो ये है हमारा डिफॉल्ट वैल्यू। ठीक है, हिना, महक एंड फैजान। ठीक है। अब इसका यूज केस हम जानते हैं कि क्या इसका मेनली यूज केस होता है, और जो मैंने फेस किया है। सपोज एक सिंपल सा मैं एक एग्जांपल समझाता हूँ। फंक्शन प्रिंट सम मल्टीप्लाई ऑफ टू नंबर्स। तो यहाँ पे मैं num1 लेता हूँ एंड num2 लेता हूँ। ठीक है। और यहाँ पे मैं कंसोल करता हूँ num1 इंटू num2। ठीक है। जैसे हमने यहाँ पे किया था, इसे भी वैसे ही करता हूँ। प्रिंट 2,2, 2,3 जो भी है, 4,5। अब देखते हैं इसका क्या आता है वैल्यू। तो हाँ, 6 एंड 20 आई। 2,3 यानी कि 2 इंटू 3 6 आ गई, और उसके बाद 4 इंटू 5 20 आ गई। अब मान लेते हैं मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं कोई इनपुट देता ही नहीं हूँ। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, एक अनडिफाइंड इंटू अनडिफाइंड, जो कि आ रहा है हमें नोट अ नंबर, यानी कि कुछ नंबर यहाँ पे हमें नजर नहीं आ रहा है। ये नोट अ नंबर क्या है, अगर मैं सिंपली कहूँ तो एक हमारे लिए एक मैसेज की तरह काम करता है, एक कीवर्ड जो कि दर्शाता है कि एक नंबर नहीं है। जैसे कि स्ट्रिंग है, क्या स्ट्रिंग इक्वल टू नोट अ नंबर है? हम्म, 2 मिनट। हाँ, तो एक अनोटेशन है जिसका मतलब होता है नोट
अ नंबर, ठीक है। क्या 0 इक्वल टू नोट अ नंबर है? हाँ। क्या 1 है? हाँ। हम्म, कुछ अजीब लग रहा है ना यहाँ पे। नोट अ नंबर तो नंबर नहीं है। हाँ, सही है। तो ये एक अनोटेशन है जो हमें जावास्क्रिप्ट में मिलता है, ठीक है। तो वो हमें यहाँ पे शो हो रहा है जब हम कुछ पास नहीं कर रहे हैं। तो एक अनडिफाइंड वैल्यू अनडिफाइंड से मल्टीप्लाई हो रही है। अब मैं क्या करता हूँ, सिर्फ 2 डालता हूँ, तभी क्या आ रहा है मुझे? नोट अ नंबर, ठीक है। तो मैं चाहता हूँ कि बाय डिफॉल्ट जब मैं कुछ पास ना करूँ, कुछ तो वैल्यू आए लेकिन नैन ना आए। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, बाय डिफॉल्ट 1 यहाँ पे डाल के रखूंगा, यानी कि 1 × 1 1 आ गई। लेकिन बाय डिफॉल्ट हम 0 रखेंगे, ठीक है। तो इस केस में हम इस्तेमाल करते हैं एक मैंने केस बताया कि जब भी हम कोई मैथमेटिकल फंक्शन लिखते हैं या फिर ऐसे कई सारे केसेस में होता है कि हम जो है हम पास ही नहीं करते हमारी गलती से या फिर मिस्टेकनली। तो इस दौरान क्या होगा, वो बाय डिफॉल्ट कुछ तो वैल्यू लेगा यहाँ पे, डिफॉल्ट वैल्यू, और उससे वो ऑपरेट करेगा और हमें कुछ वो प्रोसेस करके आउटपुट देगा, ठीक है। तो ये यूज केस है डिफॉल्ट वैल्यू का, ठीक है। तो समझ में आया डिफॉल्ट वैल्यू क्या है और किस तरह से उसका इस्तेमाल होता है। ओके। ये ना आपको कौन सा पार्ट समझ नहीं आया? अगर आप माइक टर्न ऑन करके बोलेंगे तो बेहतर होगा। हेलो हिना। हाँ सर, वो मुझे वो वीएस कोड में जो आपने कोडिंग किया ना, मीन्स वो ऊपर वाला प्रिंट मल्टीपल ऑफ हाँ, नंबर ये क्या, फंक्शन ही किया। हाँ, ये फंक्शन समझ में आया ना इतना? समझ में आया। फिर नीचे आपने ये 2 3 4 5 ये कैसे बनाया? अच्छा, ये क्या, सिंपली मैंने क्या किया यहाँ पे है ना, ये फंक्शन को कॉल किया और यहाँ पे इनपुट्स दिया 2, 3। तो तरह रन नंबर क्या हो गया? हाँ है ना। की तरह कंसोल लॉग में जैसे हमने लिखा है num1 इंटू num2, उसकी तरह हाँ, वो रन करेंगे क्या 2 × 3? हाँ, हाँ। अब क्या होता है कि अगर हम कोई इनपुट देते हैं ना, तो वो असाइन कर लेता है कि num1 क्या है, 2 है, num2 क्या है, 3 है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, num1 जो है हमारा 2 आएगा और यहाँ पे 3 आएगा। तो 2 × 3 हमारा 6 प्रिंट हो जाएगा। अब जो सेकंड है हमारा 4, 5, तो यहाँ पे num1 ये है, num2 ये है, ठीक है। तो num1 क्या होगा हमारा 4, num2 हो गया हमारा 5। तो यहाँ पे जब num1 इंटू num2 किए तो कितना हो गया, 4 × 5 20। तो यहाँ पे कंसोल में से प्रिंट किया है, ये इंटू का सिंबल है, ओके। ठीक है ना। और जब हम कोई वैल्यू प्रोवाइड नहीं करते, जैसे कि मैंने यहाँ पे कुछ नहीं किया, तो बाय डिफॉल्ट क्या लेगा, num1 0 लेगा, जीरो एंड num2 कितना लेगा, 0 लेगा, जीरो। ठीक है ना। है ना, अब अभी समझ में आया आपको? ओके, नाइस। तो ये डिफ़ॉल्ट वैल्यू हम इस तरह से इस्तेमाल करते हैं। तो इसे मैं चेक करता हूँ यहाँ पे कि ये भी हमने सीख लिया। चेक, ठीक है। अब हम ना कल का एग्जांपल ले क्या, ठीक है। तो हम अब देखते हैं 3 वेज टू डिफाइन, ये थोड़ा लंबा जाएगा। हम कुछ ना फंक्शन के अलावा जो हमारे कल चीज़ें रह गई थी वो देखते हैं, फिर फंक्शन के पास हम और बढ़ते हैं, ठीक है। 2 मिनट, क्या करें, पहले फंक्शन लूँ क्या? हाँ, फंक्शन लेता हूँ, फंक्शन के बाद ये चीज़ें दिखाता हूँ जो हमारे कल रह गए थे। तो यहाँ पे हमारा
3 ways to define function। जैसे कि हमने फर्स्ट सेशन में जाना कि जावास्क्रिप्ट मल्टी पैराडाइम है। हमारे पास हम जो जावास्क्रिप्ट को एक अलग अलग तरीके में लिख सकते हैं, ठीक है। तो वही चीज़ है हम अभी देखने वाले हैं। तो फंक्शन को भी हम अलग अलग तरीके से लिख सकते हैं, डिफाइन कर सकते हैं। एक हमने इस तरह का फंक्शन जाना, ठीक है, फू विद फंक्शन। अब सेकंड वे क्या है डिफाइन करने का फंक्शन, वो हम जानेंगे। पहले इसे एक फंक्शन जो है हमारा वही कॉपी करते हैं, पेस्ट करते हैं। ओके, ठीक है, ये हमारा अभी का फंक्शन है, ठीक है। ये ट्रेडिशनल वे टू डिफाइन फंक्शन। अब हम और एक तरीका देखते हैं डिफाइन करने का, वो है हमारा विद बाइंडिंग। मुझे नहीं पता कि इसे और क्या टर्म इस्तेमाल करते हैं, बट मैं इसे विद बाइंडिंग कह रहा हूँ, ठीक है। तो इसमें क्या करेंगे हम, सिंपली पोस्ट, यहाँ पे फंक्शन नेम, फिर यहाँ पे फंक्शन, फिर सिमिलर जो था हमारा वही हम यहाँ पे डाल देंगे। यहाँ पे मैं इसको कॉपी करता हूँ, ठीक है, इस तरह से। सिर्फ क्या हुआ, थोड़ा सा चेंज हुआ है। फंक्शन कीवर्ड यहाँ पे आ रहा था, अब यहाँ पे आ रहा है। ग्रीटिंग यहाँ पे आ रहा था और अभी यहाँ पे आ रहा है, ठीक है। तो कॉन्स्ट ग्रीटिंग एक वेरिएबल हमने बनाया और उसमें हमने क्या किया, इक्वल टू एक फंक्शन को स्टोर किया। तो एक अलग तरीका है, ठीक है। ये समझ में आया? ठीक है, ओके। अब हम जानेंगे थर्ड वे, जो कि हमारा एरो फंक्शन। एरो फंक्शन एक मॉडर्न तरीका है फंक्शन का। इसका एक अलग यूज केस है, वो हम जब एडवांस में बढ़ेंगे तो हम इसके बारे में और जानेंगे। तो ये भी एक तरीका है फंक्शन को डिफाइन करने का। सिंपली यही फंक्शन जो है ना हमारा, इसको और सिंप्लीफाई कर देगा, ठीक है। ग्रीटिंग फंक्शन कीवर्ड क्या है, यहाँ से निकल जाएगा। तो इसमें से दो ही चेंज है, रिमूव फंक्शन कीवर्ड या फिर वर्ड। हम क्या बोलते हैं हमारे लैंग्वेज में, वर्ड कहते हैं ना, लव्स। और वही चीज हम हमारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कहते हैं कीवर्ड, ठीक है। तो एरो फंक्शन में क्या होगा, फर्स्ट ऑफ ऑल जो कीवर्ड है फंक्शन वो रिमूव हो जाएगा, ओके। एंड आफ्टर एड एरो, बस इतना ही। तो इस तरह से हम फंक्शन डिफाइन कर सकते हैं। ये हमारा हुआ थर्ड वे। तो ये प्रैक्टिस से समझ में आएगा और अच्छे से कि किस तरह से हम लिख सकते हैं। अभी याद नहीं होगा, बट हमने समझा कि हाँ इस तरह से भी फंक्शन लिख सकते हैं। तो ये 3 तरीके हैं फंक्शन लिखने के। तो इसमें किसी को कोई डाउट है? हिना, महक एंड फैजान, ओके। सो इस चीज में हुआ क्या, अगर हम गौर से देखें तो हमारा जो एक मॉडर्न तरीका हुआ है, हम जो एरो फंक्शन में लिखते हैं, तो इन 3 फंक्शन में जो मैं देख पाता हूँ, सिंप्लिसिटी एंड मुझे कम कोड लिखना पड़ता है। यहाँ पे मैं ज़्यादा कोड लिख रहा हूँ, यानी कि फंक्शन लिख रहा हूँ, है ना। और इसी को सिंप्लीफाई थोड़ा हम एक तरीके में करते हैं विद कॉन्स्ट, और उससे भी कम कोड हम करते हैं विद एरो फंक्शन। यानी कि मैं फंक्शन में नहीं लिख रहा हूँ एंड कुछ नहीं, उसकी जगह मैं ये इस्तेमाल कर रहा हूँ। तो एरो फंक्शन से क्या हुआ, हमारा कोड का साइज जो है रिड्यूस हो जाता है। ये एक उसका यूज केस है, मैं बोल सकता हूँ फीचर है, रिड्यूस कोड। एंड सेकंड क्या है, neglect block if there is one statement or a line, ठीक है। अब ये क्या जानते हैं,
तो जैसे कि हमने इफ एल्स में जाना था, इफ 8 इक्वल टू 8 अगर है कंसोल डॉट लॉग, यस। जब मैं मल्टीपल लिखता हूं तो मुझे इस ब्लॉक की जरूरत है। अगर मैं सिर्फ एक ही स्टेटमेंट को रैप करता हूं इफ के अंदर तो मुझे इसकी जरूरत नहीं है ना? ये चीज याद है सभी को? हिना, महक एंड फैजान? ओके। तो वैसे ही हमारे जो एरे फंक्शन में हम क्या करेंगे, जब मल्टीपल है तो हम ब्लॉक इस्तेमाल करें, अगर नहीं है मल्टीपल स्टेटमेंट्स हमारे, सिंपली उसे हटा दो। और इसे एक लाइन में हम ऐसी तरह से लिख सकते हैं, ठीक है? तो नेगलेक्ट अ ब्लॉक इफ देयर इज अ वन स्टेटमेंट और अ वन लाइन, ठीक है? तो ये भी एक फीचर है एरो फंक्शन का। ओके, अब इसे थोड़ा प्रैक्टिकली इसका यूज के समझते हैं इन रिएक्ट। व्हाई आई एम सेइंग रिएक्ट, बिकॉज जब हमारा रिएक्ट स्टार्ट होगा तो हम समझेंगे कौन सा तरीका कहाँ पे इस्तेमाल करना है, ठीक है? जैसे कि हमने फॉर लूप एंड व्हाइल लूप का देखा, दोनों भी लगभग सेम ही आउटपुट देते हैं एंड सेम तरह से काम वो चलता है उसका, पर हम उसका अलग अलग यूज केस में उसका इस्तेमाल करते हैं। जब हमें पता है कि रुकना कब है उसके लिए इस्तेमाल करते हैं फॉर लूप का, और जब हमें पता नहीं होता रुकना कब है उसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं व्हाइल लूप का। वैसे ही रिएक्ट में हम अलग अलग फंक्शन के तरीके को अलग अलग जगह पे इस्तेमाल करते हैं। जब भी हमें इवेंट हैंडलर करने होते हैं, इवेंट हैंडलर, उसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं हमारा ट्रेडिशनल फंक्शन, नहीं, हमारा बाइंडिंग वाला फंक्शन, विद बाइंडिंग फंक्शन। अब ऐसा नहीं कि इवेंट हैंडलर जो है सिर्फ विद बाइंडिंग फंक्शन इस्तेमाल कर सकते हैं, नहीं, एरो फंक्शन भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ग्रीटिंग भी। लेकिन डिफ्रेंशिएट करने के लिए हम जो मैं करता हूँ एंड मेरे कलीग्स करते हैं मेरे ऑफिस में, हम विद बाइंडिंग वाला इस्तेमाल करते हैं। यानी कि ये अभी इवेंट्स क्या है, जैसे कि मान लेते हैं ऑन क्लिक या ऑन हावर, इतने जितने भी साथ दिखा है कि हावर किए वगैरह, ऐसे जितने भी इवेंट्स हैं अलग अलग, ऐसे इवेंट्स को हैंडल करने के लिए हम कौन सा फंक्शन जब भी बनाते हैं कोई फंक्शन, तो उसके लिए हम मेनली इस्तेमाल करते हैं विद बाइंडिंग, ठीक है? और जब हम रिएक्ट में कैसे कहे वो, ये विद बाइंडिंग ना, 2 मिनट रुको, तीन होते हैं हमारे, एक इवेंट वाला है, एक सर्वर रेस्ट फंक्शन, एंड थर्ड क्या रहता है हमारा, कंपोनेंट फंक्शन। ओके, ये तीन तरीके के फंक्शन हम देखते हैं रिएक्ट में, मैं पहले लिख देता हूँ सारे। मेनली जो है विद बाइंडिंग ही हम इस्तेमाल करते हैं, और रेस्ट रेस्ट फंक्शन में समझाता हूँ, रुको। कंपोनेंट फंक्शन, कंपोनेंट मतलब क्या है, रिएक्ट में कंपोनेंट्स क्या है हम वो जानते हैं, वो हमारा बात का पार्ट है, लेकिन अभी भी हम उसे समझ सकते हैं। मैं प्रोंटेरा एडिट प्रोंटेरा खोलता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे दिख रहा है अलग अलग यूआई के पार्ट्स हैं। अमेजन का लेता हूँ मैं सबसे बेस्ट। ओके, तो यहाँ पे क्या अलग अलग यूआई के पार्ट्स हैं, उन पार्ट से हमारी पूरी वेबसाइट बनी है। ये एक हेडर है, ये क्या एक पार्ट है, सब पार्ट है। फिर ये क्या एक अलग सा पार्ट है, फिर ये अलग सा पार्ट है, फिर ये कार्ड क्या है, रिपीटेडली है बट ये क्या एक पार्ट है ना? इन सारे पार्ट्स को ज्वाइन होकर हमारी एक वेबसाइट बनी है, तो इन पार्ट्स को हम कहते हैं कंपोनेंट्स। ओके, अब ये एक पार्ट है या फिर कंपोनेंट है। अब इस कंपोनेंट में जो हमारा हेडर कंपोनेंट है उसमें और भी कंपोनेंट है, जैसे कि लोगो है, लोकेशन वाला है, सर्च बार कंपोनेंट है, लैंग्वेज का कंपोनेंट है। ओके, ठीक है। तो ये इसे क्या है हमारा, इसे कहते हैं कंपोनेंट्स इन रिएक्ट, ठीक है। जब हमारा सेशन स्टार्ट होगा तो हम और भी डिटेल्स में जानेंगे रिएक्ट में, बट मोटा मोटा कहूँ तो अगर हम हमारे यूआई को पार्ट्स में डिवाइड करें तो उसे हम कहेंगे कंपोनेंट्स। तो जब भी हम हमारा कोड करेंगे रिएक्ट में, तो हम क्या करेंगे, कंपोनेंट बाय कंपोनेंट हमारी वेबसाइट बनाएंगे। पहले हम हेडर बनाएंगे, फिर सब हेडर बनाएंगे,
फिर हीरो सेक्शन का कैरोसेल बनाएंगे, फिर एक कार्ड्स बनाएंगे, है ना। इस तरह से वन बाय वन हम जाएंगे। ये होता है कंपोनेंट। तो कंपोनेंट के लिए मेनली हम क्या इस्तेमाल करते हैं, एरो फंक्शन। मेनली लिख रहा हूं मैं, नहीं तो हम बाकी भी तरीके इस्तेमाल कर सकते हैं। एरो फंक्शन हो गया, ये भी बाइंडिंग, या ट्रेडिशनल वे टू डिफाइन वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं, बट हम एरो फंक्शन इस्तेमाल करते हैं। एंड बाकी जितने भी फंक्शन बचे हुए हैं, इन दो फंक्शन को छोड़ के हम इस्तेमाल करते हैं ट्रेडिशनल वे टू डिफाइन अ फंक्शन। ठीक है, तो ये है उसका अलग तरीके पे हम ये फंक्शन इस्तेमाल करते हैं। ओके, ये इंटरचेंजेबल है, उसमें कोई ऐसा रूल नहीं है, लेकिन एक रूल हमें सेटअप करना चाहिए, जिसकी वजह से जब मैं किसी फंक्शन को देखूं तो मैं देख रहा हूँ यार ये फंक्शन है ना, एरो फंक्शन, यानी कि एक कंपोनेंट है, मुझे समझ में आता है ना। और जब मैं कोई फंक्शन देख रहा हूँ यार, तो फिर देख रहा हूँ अरे ये तो ट्रेडिशनल वे में किया, मतलब कोई छोटे मोटे फंक्शन है। अगर कोई फंक्शन को मैंने विद बाइंडिंग वाला किया है, तो मुझे अंडरस्टैंडिंग आएगी, ओ ओके ये जो है इवेंट हैंडलर था। तो ये डिस्टिंग्विश करने के लिए हम कर सकते हैं। तो मैं इस तरीके से अलग अलग फंक्शन का अलग जगह पे इस्तेमाल करता हूँ। आप भी अपने अलग रूल्स बना सकते हैं, बट मेनली लोग इस तरह से मैंने कोड देखा है, तो मैं वो आपको सजेस्ट कर रहा हूँ। तो ठीक है, किसी को कोई डाउट है इसमें? हिना, फैजान एंड महक। नो, ओके। तो ये हमारा था अलग अलग वे डिफाइन करने के। मैं से टिक करता हूँ तो मुझे भी अंडरस्टैंडिंग आएगी कि हाँ इतना हमारा हो गया। ओके, और हमारा लास्ट है प्योर वर्सेस इम्प्योर फंक्शन। तो प्योर एंड वर्सेस इम्प्योर फंक्शन क्या होता है, ये थ्योरेटिकली पार्ट है। और अगर मैं सिंपली कहूँ तो क्या समझा उससे मैं, हाँ, हमारा जो कोड है उसे और भी हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं। मतलब जितना हमारा कंपोनेंट या फंक्शन की रीयूजेबिलिटी बढ़ेगी, उतना हमारे लिए क्या है, बेस्ट है ना। हम चाहते हैं कि एक फंक्शन कई जगह पे इस्तेमाल हो। तो ठीक है, मैं एक आपको ना ये समझाता हूँ। एक पहले मैं एक फंक्शन बनाता हूँ, फिर हम उसे उस कंसेप्ट के जरिए हम जानेंगे। मैं एक फंक्शन बनाता हूँ, अरिथमेटिक अर्थ फंक, मेरी मर्जी कैसे लिखना है, बट जो हमने देखा है कि फंक्शन के लिए हम केमल केस इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पे मैं num1 लूंगा एंड num2, और यहाँ पे लूंगा ऑपरेटर। ठीक है, और यहाँ पे मैं क्या करूंगा, कंसोल num1 इंटू, हम पहले ये कर रहे थे ना ऐसे। ठीक है, जो हमने पहले ऊपर किया था वही, बट इसको मैं क्या करता हूँ, एक वेरिएबल में स्टोर करता हूँ, लेट रिजल्ट। ओके, अब इसे मैं कंसोल करता हूँ रिजल्ट को, रिजल्ट जो हमने पहले देखा वो जा करते हैं, बाद में हम ऑपरेटर की तरफ बढ़ते हैं। कंसोल डॉट लो, नहीं अर्थ अपना है ना, अर्थ फंक्शन, यहाँ पे 2,3, यहाँ पे 2,3। अब यहाँ पे हम देख सकते हैं कि 6 हमें आया है। कंसोल डॉट क्लियर, ओके। तो यहाँ पे क्या है, 6 आया हुआ है, 2 into 3 एंड 2 into 3। अब मैजिक मैं क्या चाहता हूँ कि एक अरिथमेटिक फंक्शन है ना, तो मैं खुद डिसाइड करूंगा कि मल्टीप्लाई होना चाहिए या डिवाइड होना चाहिए, या एडिशन या सब्सट्रैक्शन। तो उसके लिए मेरा एक ऑपरेटर है। ठीक है, तो इस ऑपरेटर से क्या होगा मैं समझाता हूँ। बाय डिफॉल्ट हम रिजल्ट जो है वो 0 रखते हैं। इफ ऑपरेटर हमारा जो है इक्वल टू
प्लस है, तो मैं क्या करूंगा, रिजल्ट इक्वल टू num1 प्लस num2। ठीक है, अगर मेरा ऑपरेटर जो है वो माइनस है, तो मैं क्या करूंगा, रिजल्ट num माइनस num2। ठीक है, अब देखते हैं, अभी जो 0 0 आ रहा है क्योंकि ऑपरेटर हमने पास नहीं किया हुआ है, अभी कुछ ऑपरेटर है ही नहीं। हम देखते हैं, ऑपरेटर प्रिंट करते हैं यहाँ पे, console.log ऑपरेटर। ठीक है, तो यहाँ पे दिख रहा है ऑपरेटर क्या है, अनडिफाइन आया हुआ है ना। तो ऑपरेटर हमें यहाँ पे भेजा नहीं, तो ये काम किस तरह से किया हुआ बोलता हूँ मैं। यहाँ पे num1 एंड num2 आया, ऑपरेटर कुछ था नहीं, तो उसने क्या किया, एक वेरिएबल बनाया, लाइन बाय लाइन चलते हैं। 206 पे उसने ऑपरेटर को प्रिंट किया, उसके बाद ऑपरेटर जो कि हमने यहाँ पे कुछ पास ही नहीं किया हुआ है, तो उसने यहाँ पे अनडिफाइंड लिख दिया। ठीक है, और उसके बाद हमने एक वेरिएबल बनाया रिजल्ट करके, इसकी वैल्यू हमने बाय डिफॉल्ट रखी है 0। फिर हमने एक इफ में क्या किया, कंडीशन में अगर ऑपरेटर प्लस है तो हम रिजल्ट की वैल्यू क्या करेंगे, num1 प्लस num2। अगर माइनस है तो num1 माइनस num2। उसके बाद हमने प्रिंट किया 215 पे रिजल्ट। ओके, अब हमारा ऑपरेटर ना ही प्लस है ना माइनस है, तो रिजल्ट क्या है हमारा, कुछ चेंज हुआ ही नहीं, जो पहले की वैल्यू थी 0 वही आई। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे ना ऑपरेटर डाल देता हूँ प्लस, और यहाँ पे माइनस। अब देखते हैं काम करते हैं क्या। हाँ, ऑपरेटर प्लस था, 2,3 प्लस, तो उसने क्या किया, 2 3 एंड प्लस आया, रिजल्ट हमारा 0 था। ऑपरेटर क्या था, हमारा प्लस था, तो इसमें हमारा ब्लॉक में कोड आ गया, और यहाँ पे रिजल्ट इक्वल टू num प्लस 1 num2 हो गया। ठीक है, फिर यहाँ पे हमारा कंसोल हुआ रिजल्ट, जो कि हमारा था 5, और उसके बाद अरिथमेटिक दूसरा फंक्शन है हमारा 2,3 एंड माइनस 2 3 एंड माइनस 1 माइनस। तो यहाँ पे आया, उसने एक वेरिएबल बनाया, यहाँ पे देखा ऑपरेटर प्लस तो नहीं है, यहाँ पे आया हाँ माइनस है, तो उसने इस ब्लॉक के कोड को एग्जीक्यूट किया, तो रिजल्ट के अंदर उसने क्या किया, num1 माइनस num2, यानी कि 2 माइनस 3 कितना होगा, -1। ठीक है, तो इस तरह से हमारा कोड चला। इतना क्लियर है। हिना, महक एंड ओके। सो इसे और हम देखते हैं, इसमें हम क्या कर सकते हैं। तो इस तरह के हम मल्टीपल डाल सकते हैं जो हम डालना चाहते हैं, जैसे कि मैं मल्टीप्लिकेशन डाल सकता हूँ, एंड वो सारी चीज़ें जितने भी हमारे अर्थमेटिक होते हैं सारे डाल सकता हूँ, लेकिन अभी के लिए मैंने 2 डाले हुए हैं, एंड ठीक है इतना। तो यहाँ पे क्या हुआ, हमने एक फंक्शन बनाया, और उस फंक्शन से हम क्या है, प्लस एंड माइनस कर सकते हैं। ठीक है, अब हम जानते हैं प्योर एंड इम्प्योर फंक्शन के बारे में। ओके ओके, अब यहाँ पे हम एक चीज जानेंगे, साइड इफेक्ट्स। अब इस साइड इफेक्ट क्या है, हम उसके बारे में जानते हैं। साइड इफेक्ट के पहले ना हम 2 मिनट एक चीज और जानते हैं, फिर आगे साइड इफेक्ट के बारे में जानेंगे। ठीक है, क्या इसे और अभी और हम सिंपल कर सकते हैं। हाँ, हम फंक्शन के अंदर फंक्शन भी लिख सकते हैं। मैं एक फंक्शन बनाता हूँ, फंक्शन ऐड, यहाँ पे num1 num2, और यहाँ पे क्या होगा, रिटर्न num1 एंड num2। अब यहाँ पे मैं रिजल्ट क्या करता हूँ, बस रैप करूंगा एंड यहाँ पे पास करूंगा। क्या मेरा कोड और सिंप्लीफाई हो गया। हाँ, इतना समझा है। हिना एंड ओके, महक एंड फैजान। ठीक है,
तो हमने क्या किया और सिंपली किया, वैसे हम करते हैं सब्ट्रैक्शन के लिए भी। मैं सब लिखता हूँ अभी के लिए, तब -m2। ठीक है, अब यहाँ पे दिख रहा है आपको कि यहाँ पे कुछ वैल्यू हमारे प्रिंट हो रही नहीं है, क्योंकि हमने कंसोल निकाल दिया ना। ठीक है ना। अब इसे मैं क्या करता हूँ, रिटर्न करता हूँ, यहाँ पे रिटर्न रिजल्ट। ओके, और यहाँ पे अब अर्थमेटिक क्या करेगा, ये भी क्या करेगा, कुछ रिटर्न करने वाला है। रिटर्न क्या करेगा, रिजल्ट, यानी कि 2 + 3 5। तो मैं करता हूँ यहाँ पे लेट 2 + 5 3 इक्वल्स टू, और यहाँ पे एक वेरिएबल बनाता हूँ लेट 2 - 3। अब इस वेरिएबल को मैं प्रिंट करता हूँ यहाँ पे कंसोल 2 + 3 एंड दूसरा है हमारा 2 - 3। ठीक है, यहाँ पे कंफर्म लोग लोग कहाँ पे आया हुआ है, ओके कंसोल डॉट हो गया हमारा। ठीक है, तो दिखाई दे रहा है यहाँ पे दोनों वैल्यूज आ गई। हमने क्या किया, यहाँ पे रिटर्न स्टेटमेंट किया। इतना क्लियर है? ओके, अब इसमें हम और चीज जानेंगे, जो है कि हमारा इक्वल टू साइन वाला एंड टर्नरी ऑपरेटर। ओके, तो ये तो हमारा हो गया। अब इसमें हम जानेंगे हमारा ये ऑपरेटर, ये एंड दिखाता हूँ मैं। हम एक आज नया ऑपरेटर के बारे में जानेंगे, जो है हमारा ट्रिपल इक्वल टू एंड नॉट इक्वल टू, डबल इक्वल टू। तो अब इसमें और इसमें फर्क क्या है, जानते हैं। जब मैं 2 = 2 करता हूँ, ट्रू आता है। जब मैं 2 = एक स्ट्रिंग वाला 2 करता हूँ, जब भी ट्रू आता है। तो इसमें हुआ क्या कि जावास्क्रिप्ट ने क्या किया, ये क्या है हमारा, एक डेटा है, नंबर है ना। एक डेटा है 2, इसका डेटा टाइप है नंबर, और यहाँ पे भी क्या है, डेटा हमारा 2 है जिसका डेटा टाइप है नंबर। तो उसने क्या करा, ट्रू। और यहाँ पे क्या है हमारा, डेटा जो है 2 है और डेटा टाइप है नंबर है, और यहाँ पे डेटा 2 ही है बट इसका डेटा टाइप डिफरेंट है, स्ट्रिंग है। पर जावास्क्रिप्ट क्या करता है, वो स्ट्रिंग रहने दो या कुछ भी रहने दो, वो क्या करता है, बिहाइंड द सीन इसको भी एज ए स्ट्रिंग की जगह नंबर पकड़ लेता है और वो कंपेयर करता है। तो यहाँ पे वो क्या कर रहा है, डेटा मैच कर रहा है, ना कि डेटा टाइप। ओके, तो सिंपली जावास्क्रिप्ट ने क्या किया, डेटा देगा कि सेम है या नहीं, डेटा टाइप से उसे कोई लेना देना नहीं है। अगर मैं 100 = भी 100 कर देता हूँ, तो क्या कर रहा है, वो डेटा देख रहा है, उसे फर्क नहीं पड़ता कि डेटा टाइप क्या है। ओके, जब मैं यही चीज ट्रिपल इक्वल टू से करता हूँ, तो देखते हैं होता क्या है। 2 मिनट रुको। ओके, 100 = 100 आया, और जब मैं ट्रिपल इक्वल टू से करता हूँ, तो अब इस दौरान क्या हुआ हम देखते हैं। हाँ, 100 = 100, ट्रिपल इक्वल वाला, हाँ 100 = 100, हाँ। और अगर हम यहाँ पे देखें 100 = 100, यहाँ पे फॉल्स आया। तो यानी कि हम एक चीज नोटिस कर रहे हैं, जब भी हम ट्रिपल इक्वल टू इस्तेमाल करते हैं, तो ये क्या करता है, डेटा टाइप भी चेक करता है कि डेटा टाइप भी इक्वल है या नहीं। डेटा तो इक्वल है, क्या डेटा टाइप इक्वल है, तो वो भी ये 3 जो हमारा ट्रिपल इक्वल टू है वो चेक करता है। अगर डेटा एंड डेटा टाइप दोनों भी ट्रू है, तभी है वो ट्रू भेजता है, अदरवाइज वो फॉल्स भेजता है। ठीक है, हिना समझ में आया, हिना, महक एंड फैजान। ओके,
तो वैसे ही हमारा नॉट इक्वल टू वाला भी साइन है, ठीक है। तो ये हमारा हमने एक ऑपरेटर देखा, इक्वल टू इक्वल टू इक्वल टू। तो ये क्या करता है, हमारे डेटा टाइप पे चेक करता है। तो इसे क्या कहते हैं, हम टाइप कोऑर्डिनेशन कहते हैं, तो मुझे पता है, ठीक है। जावास्क्रिप्ट ने क्या किया, बिहाइंड द सीन उस स्ट्रिंग को नंबर की तरह एज्यूम कर लिया। इसे हम कहेंगे टाइप कोऑर्डिनेशन, यानी कि खुद से वो टाइप छोड़ के सिर्फ डेटा डेटा चेक कर रहा है कि डेटा इक्वल है या नहीं। ओके, यानी कि जावास्क्रिप्ट ने क्या किया, बिहाइंड द सीन। अगर मैं थोड़ा थियोरेटिकली जाऊँ और भी डीपली, मैं समझाता हूँ हुआ क्या एक्चुअली। जब मैं ओके, हमारा ये इक्वल का पकड़ते हैं। तो इस सीन में हुआ क्या, बिहाइंड द सीन। अब मैंने आपको एक ऊपर ऊपर का बताया, अब मैं थोड़ा डिटेल में जाता हूँ। अब थोड़ा हम डीपर जाएंगे कि जावास्क्रिप्ट बिहाइंड द सीन काम कैसे कर रहा है इस मामले में। तो 100 इक्वल टू 100, तो जावास्क्रिप्ट ने क्या किया, इसको भी ना कन्वर्ट किया नंबर में और चेक किया कि ये इससे इक्वल है या नहीं। ये चीज होती है असल में हमारे जावास्क्रिप्ट में, ठीक है। वो कन्वर्ट करता है स्ट्रिंग टू नंबर और चेक करता है कि सामने वाले से वो इक्वल है या नहीं, ठीक है। तो उसने क्या किया, टाइप को चेंज किया, तो इसे कहेंगे टाइप कोऑर्डिनेशन। ओके, ठीक है। तो ये हमारा, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, ट्रिपल इक्वल टू डालेंगे। इससे हमारा और भी क्या कहेंगे, कोड अच्छा बनेगा। यानी कि हम डेटा भी देखेंगे और डेटा टाइप भी, ठीक है। इसमें और हम और सिंपल क्या कर सकते हैं, हाँ, इसमें जो है हम ये चीज निकाल सकते हैं, है ना, क्योंकि हमारा एक लाइन का ही है। ओके, अब इसे और भी सिंपल हम किस तरह से कर सकते हैं, वो है हमारा टर्नरी ऑपरेटर, ठीक है। तो हम आज टर्नरी ऑपरेटर पढ़ेंगे, ऑपरेटर विथ फंक्शन। जैसे कि हमारा था इज शोरमा माय फेव, अगर है तो यस आज खाऊंगा। नहीं खाना, ठीक है। तो ये क्या है, अगर हम सिंपली अगर पढ़े, क्या शोरमा मेरा फेवरेट है, हाँ है, तो मैं आज खाऊंगा, अदरवाइज मैं नहीं खाऊंगा। क्या हम कह सकते हैं कि अगर जब हम इसे इफ एल्स में लिखे, इज शोरमा माय फेव कंसोल डॉट लो, आज खाऊंगा, एल्स कंसोल लो नहीं खाना, ठीक है। तो इस तरह से हम क्या कर रहे थे, हमारे इफ एल्स में लिख रहे थे, ठीक है। अब इसी चीज को जो है हम टर्नरी ऑपरेटर में लिखते हैं इस तरीके से, जो मैंने लिखा वही है। ओके, ये मैंने यहाँ पे वेरिएबल बनाया नहीं, अलग बात, ठीक है। तो ये हमारा टर्नरी ऑपरेटर में इस तरह से हम कोड लिखते हैं। इसे हम थोड़ा प्रैक्टिकली समझते हैं कि हम इसे किस तरह से कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे सिंपली मैं क्या करता हूँ, 8 इक्वल टू 8। क्या 8 इक्वल टू 8 है, हाँ है, मैं ट्रिपल इक्वल डाल देता हूँ, कंसोल डॉट लो यस 8 इज इक्वल टू 8। और यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा, कॉलन एल्स कंसोल डॉट लो नोट। तो इसको क्वेश्चन मार्क की तरफ पकड़ो, यानी कि 8 इक्वल टू 8 है, तो इसे वो रन करेगा, एल्स
ये रन करेगा। तो उसी तरह से हमारा कोड चला। ठीक है, ये समझ में आया? थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड था ना? हीना एंड महक। ओके, तो इस तरह का सिंटैक्स है जो हमें इफ एल्स से भी क्या है और इजी पड़ता है लिखने के लिए। तो इससे मैं यहाँ पे किस तरह से लिखूंगा, देखते हैं। ऑपरेटर इक्वल टू प्लस है, तो मैं क्या करूंगा, 2 मिनट। हाँ, रिजल्ट एट num1 एंड num2। ठीक है, एल्स, ये क्या लिखा मैंने, एल्स ऑपरेटर इक्वल टू माइनस, तो मैं क्या करूंगा, रिजल्ट इक्वल टू सब num1 num2। ओके, एल्स, ये हो गया हमारा इफ हो गया। अब फिर से एल्स, इसमें क्या करूंगा मैं, रिजल्ट इक्वल टू 0 ही रखूंगा। तो देखा, इस कोड को हम उन्होंने और छोटा कर दिया। ऐसे करती नहीं है, बट मैं सिखाने के लिए कर रहा हूँ। समझ में आई ये चीज? शायद नहीं आई। समझ में आई ही ना आपको? हेलो हिना। ओके, तो ये ऐसा समझो कि इफ की जगह हम ये लिख रहे हैं और एल्स की जगह ये लिख रहे हैं, सेम ही है। अगर इसी में इफ एल्स में लिखता तो कैसे लिखता, इफ ऑपरेटर, जो कि हमने देखा था, तो उसे मैं कमेंट करके दिखाता हूँ। इफ इफ ठीक है, यहाँ पे उठाता हूँ एल्स, इफ एल्स रिजल्ट इक्वल टू 0। इसी को हमने इतने सिंपल फाइल में लिखा। इस तरह से कोड करते नहीं है, बट मैं टर्नरी ऑपरेटर बताना चाह रहा था। ओके, लेकिन जब भी हम रखते हैं ये कोड कि कुछ नया सीखा है हमने, इसका यूज केस हम और जानेंगे कि कहाँ पे इस्तेमाल होता है मेनली। इस तरीके के प्रोग्राम के लिए इस्तेमाल नहीं होता क्योंकि कोड रीडेबल नहीं है। ठीक है ना? अगर हम देखें तो यही कोड हमारा रीडेबल था, है ना, जो हमने पहले किया था। सही है ना? तो मुझे बताओ, इफ एल्स वाला रीडेबल है? यस, समझने आसान होता है टर्नरी ऑपरेटर के लिए। तो जब हम कई सारे कंडीशन होंगे तो उस टाइम हम जो है टर्नरी ऑपरेटर को इस्तेमाल नहीं करेंगे अगर बहुत सारे कंडीशन होंगे तो, क्योंकि वो समझ में ही नहीं आता ना कि हो क्या रहा है। इफ एल्स में हम ह्यूमन लैंग्वेज में समझ में हमें आसानी होती है। ओके, इससे हम और सिंप्लीफाई करते हैं बाय टर्नरी ऑपरेटर, जो मैं आपको बताना चाह रहा था। लेट रिजल्ट, अब रिजल्ट की वैल्यू क्या होगी, वो डिपेंडेंट क्या है हमारे इस कंडीशन पे, है ना। तो मैं क्या करता हूँ, अगर ऑपरेटर इक्वल टू प्लस है तो ऐड num1 num2, एल्स हमारा क्या है, सब। ठीक है, इसको हमने इस सिंपल फॉर्म में लिखा विद यूजिंग टर्नरी ऑपरेटर। तो ऐसे यूज केस के लिए हम टर्नरी ऑपरेटर इस्तेमाल करते हैं, जो रीडेबल भी है और समझ में भी आ रहा है। ठीक है, तो ये क्लियर है हिना? हिना, आपको समझ में आई चीज है? ओके, ठीक है। ओके, यहाँ पे मैं करता हूँ कंसोल डॉट लॉग num1 एंड num2 एंड यहाँ पे ऑपरेटर। ठीक है,
तो यहाँ पे हमारी वैल्यू नजर आ रही है और हमारा रिजल्ट भी हमने प्रिंट किया है यहाँ पे। ठीक है, अब ना इसमें हम समझते हैं साइड इफेक्ट्स क्या रहते हैं। अब ये फंक्शन है, फंक्शन का काम क्या है मेनली कि कुछ रिटर्न करे, तो रिटर्न कर रहा है और हम इस वेरिएबल में असाइन कर रहे हैं, स्टोर कर रहे हैं। लेकिन बाकी जो चीज़ हुई ना यहाँ पे कंसोल जो हुई, जो कि हमारे मेन जो एप्लीकेशन से अलग है, यानी कि हमारा इस फंक्शन का एप्लीकेशन क्या है, ये कुछ तो वैल्यू वो रिटर्न करे। ठीक है, ये रिटर्न है और इसे हम कहेंगे साइड इफेक्ट। ओके, तो ये कुछ जार्गन वर्ड से हम इस्तेमाल करते हैं। तो ये फंक्शन का साइड इफेक्ट क्या है, कंसोल। ठीक है, इसे हम साइड इफेक्ट नहीं कह सकते, ये फंक्शन का ही पार्ट है। ओके, या फिर कुछ में भी यहाँ पे कंसोल वगैरह लिख रहा हो वगैरह, अलग अलग टाइप के वगैरह, ये सारे क्या है, साइड इफेक्ट है। ये हमारा प्रोसेस है और ये हमारा रिटर्न है। तो प्रोसेस और रिटर्न के अलावा जो भी चीज़ें होती है उसे हम साइड इफेक्ट कहते हैं। ठीक है, साइड इफेक्ट समझ में आया? हीना एंड महक। ओके, हम एग्जांपल देखते हैं अच्छा कोई, साइड इफेक्ट वर्सेस रिटर्न। एक्सप्लेन मी एज आई एम न्यूबी। ये देखो, इस फंक्शन में क्या कर रहा है, डायरेक्टली रिटर्न कर रहा है, इसमें कोई साइड इफेक्ट नहीं है। ओके, और यहाँ पे देखो, यहाँ पे वो क्या कर रहा है, रिटर्न कुछ नहीं कर रहा है, हालांकि जो बाहर जो एक फंक्शन है और जो एक वेरिएबल है, उसको क्या कर रहा है, मॉडिफाई कर रहा है। समझ में आई? मतलब इस फंक्शन के इसने कुछ रिटर्न नहीं किया हुआ है, इसने क्या किया, बाहर का जो वेरिएबल है उसे कुछ मॉडिफाई किया। ओके, तो ऐसे फंक्शन क्या है हमारे, ये जो चीज़ें हैं उसे हम कहेंगे साइड इफेक्ट। इसके ना और हम बेस्ट एग्जांपल लेते हैं। गिव मी 3 different examples for, देखो ये बेसिक कैलकुलेशन है, इसमें क्या किया, इसने रिटर्न कर दिया डायरेक्टली, नो साइड इफेक्ट, जस्ट रिटर्न वैल्यू। अब ये देखो, इसने क्या किया, बाहर जो कोई वेरिएबल है उसको चेंज कर रहा है। ओके, तो इसे क्या करेंगे, इसने एक साइड इफेक्ट किया है हमारे कोड में। ये अलग अलग है, हाँ ये देखो, ये फंक्शन ने क्या किया, सीधा रिटर्न किया जो भी हमने नेम किया। अब इसने क्या किया, इसे रिटर्न नहीं किया हुआ है कुछ। ठीक है, तो इसको क्या कहेंगे हम, साइड इफेक्ट। ओके, तो अगर मैं सीधी 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 बात बताऊं, जो भी वैल्यू, जो भी फंक्शन सिर्फ रिटर्न करता है, रिटर्न के अलावा जो भी चीजें कर रहा है, उसे हम क्या कहेंगे, साइड इफेक्ट। ठीक है, साइड इफेक्ट रन, इस चीज को भी अगर हम साइड इफेक्ट कंसिडर कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। साइड इफेक्ट, अगर मैं इसे हमारे जीपीटी में डालता हूँ, इज दिस करेक्ट? यस, लेवल। ओके, ये एक साइड इफेक्ट नहीं है। ये एक नोट अ साइड इफेक्ट, this function returns value which is good, but so it's still okay, spelled। ओके, ये देखो, ये सारे कंसोल के हमारे साइड इफेक्ट्स हैं और ये साइड इफेक्ट नहीं है, जैसे मैं बताया था। ओके, और ये हमारा रिटर्न स्टेटमेंट है, इसे क्या कहेंगे हम, एक्सटर्नल स्टेट। कुछ प्रोसेस है यहाँ पे, नोट अ साइड इफेक्ट एंड नाइदर अ रिटर्न, दोनों भी नहीं है। ओके, तो ये होता है हमारा साइड इफेक्ट। ठीक है, समझ में आया साइड इफेक्ट क्या है। रिटर्न के अलावा जो भी हम अलग अलग चीज़ें परफॉर्म करते हैं हमारे फंक्शन में, वो साइड इफेक्ट है।
इसे हम प्रैक्टिकली और जब मैं इसका असाइनमेंट दूंगा तो और भी क्लियर हो जाएगा। ओके, माइक समझ में आया आपको? तो हम क्या करते हैं, हमारे कोड में हम कोशिश करते हैं कि ज़्यादातर फंक्शन हमारे जो प्योर बने, ना कि इम्प्योर। ओके, तो जितनी भी हम फंक्शन क्रिएट करते हैं ना, हम कोशिश करते हैं कि उसे प्योर बनाए। अब जैसे कि यहाँ पे एक था, हाँ ये वाला, ये प्योर फंक्शन है, ये इम्प्योर है। ठीक है, यानी कि उसने साइड इफेक्ट कुछ रन किया हुआ है और कुछ रिटर्न नहीं किया हुआ है। तो अब इस केस में क्या हुआ देखो, ये क्या कर रहा है फंक्शन, एक एक्सटर्नल एक वेरिएबल है, एक्सटर्नल एक बाहर एक वेरिएबल है, उसकी वैल्यू को मॉडिफाई कर रहा है। तो इसे क्या कहेंगे, हम इम्प्योर कहेंगे। ठीक है, ये एक एग्जांपल समझते हैं हम, बाकी और भी नीचे है। जैसे कि ये इसने नेम नेम लिया और उसको एज ए रिटर्न किया कुछ स्ट्रिंगिफाई करके, और यहाँ पे उसने क्या किया, कंसोल किया बट रिटर्न नहीं किया। तो ये फंक्शन में ऐसे ही पड़ा हुआ है, तो ये क्या एक साइड इफेक्ट है। ठीक है, और भी अगर सिंपल में मैं कहूँ तो, अगर सपोज मैंने कोई दवाई ली, जैसे कि सपोज वर्कआउट के लिए वगैरह, कि मेरी जो स्ट्रेंथ बढ़े मसल्स की, तो उस गोली का काम क्या था कि मेरी मसल्स की स्ट्रेंथ बढ़ाए। ये क्या है, उसका एक आउटपुट मुझे मिलना चाहिए। बट साथ ही साथ क्या हुआ, मुझे पिंपल्स आए, तो ये क्या है, उसका साइड इफेक्ट्स है ना। वैसे ही फंक्शन रिटर्न के अलावा जो भी चीजें करता है वो क्या है, साइड इफेक्ट्स है उसके। ये बेस्ट एग्जांपल है, इसमें से समझा सकता हूँ। अभी क्लियर है, साइड इफेक्ट एंड रिटर्न? ओके, ठीक है। तो जो भी फंक्शन सिर्फ रिटर्न रिटर्न हमें देता है, वो होता है हमारा प्योर फंक्शन। और जो फंक्शन हमें रिटर्न भी दे रहा है और उसके साइड इफेक्ट्स भी है, उसे हम कहेंगे इम्प्योर। तो जो फंक्शन हमने ये बनाया, ये फंक्शन मुझे बताओ प्योर है या इम्प्योर है, ये अर्थ वाला, अर्थ फंक्शन। हीना एंड महक, दोनों में से कोई एक ही होगा तो प्लीज। ये हमारा फंक्शन है, ये फंक्शन में क्या हो रहा है, साइड इफेक्ट भी है रिटर्न भी है। जिस ये फंक्शन में साइड इफेक्ट होगा उसे हम क्या कहेंगे, इम्प्योर। ये इम्प्योर फंक्शन है। और ये जो फंक्शन है, इन फंक्शन को हम क्या कहेंगे, प्योर फंक्शन। ठीक है ना, हिना एंड महक, समझ में आया ना मैं बोल क्या रहा हूँ, कि ये सब ऊपर से गया, प्योर एंड इम्प्योर एंड साइड इफेक्ट एंड रिटर्न। महक एंड हिना, ओके। तो ये रहता है हमारा प्योर एंड इम्प्योर फंक्शन। और हम कोशिश करते हैं कि हमारा फंक्शन जो है ज़्यादा प्योर है रादर देन इम्प्योर। क्योंकि प्योर फंक्शन क्या करता है, जैसे कि ये सब वाला फंक्शन है, ये कोई एक पर्टिकुलर चीज़ पे काम कर रहा है, उसने इनपुट लिया और आउटपुट दिया, है ना। लेकिन इसने क्या किया, आउटपुट तो दिया बट कुछ और भी चीज़ें की जो हमें चाहिए नहीं है, इसका कोई इस्तेमाल नहीं है हमारे प्रोग्राम में। मतलब प्रोग्राम में इस्तेमाल तो है बट इसका नाम क्या है, एक अरिथमेटिक फंक्शन है जो तो नंबर्स को ले रहा है ऑपरेटर के द्वारा, वो उसको परफॉर्म करके हमें कुछ रिटर्न दे रहा है। और उसके अलावा जो भी यहाँ पे हुआ क्या, साइड इफेक्ट था हमारा। ठीक है, तो क्लियर है इतना अभी, प्योर एंड इम्प्योर। तो आज हमने ये भी जान लिया। ओके, प्योर एंड इम्प्योर फंक्शन। ठीक है, ये भी हो गया हमारा। ये थोड़ा एडवांस है एक्चुअली, हम जो रिएक्ट में बढ़ेंगे तो उसका और हमें यूज के समझ में आएगा कि कहाँ पे इस्तेमाल करना है उसका। ठीक है, तो किसी को कोई डाउट है, हिना एंड महक? हेलो महक।
एंड हिना। ओके। कुछ नया लगा मयंक आपको आज कि कुछ नया सीखा? हाँ, तो क्या आपको एक नया लगा, आपको कुछ सीखने मिला जो आपने कॉलेज में नहीं सीखा?